शादरा में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग साली से जीजा ने किया दुष्कर्म। साली को बहाने से ले गया था घर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पूर्व दिल्ली में शराब की दुकानें तो खुली पर नहीं मिल रही है मनपसंद शराब। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से माल की है कमी, ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है वापस। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा। जॉब दिलाने के नाम पर करते थे हेरा फेरी। 5 बैंक अकाउंट को पुलिस ने किया सील। पुलिस ने डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पीसी किया बरामद। सब्जियों के बढ़ रहे रेट से महिलाएं हैं परेशान। घर चलाने में हो रही हैं दिक्कतें। महंगी होती सब्जियों से बिगड़ रहा है घर का बजट। और गांधीनगर में कारोबारी ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में गंवाए 29,40,000 रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिले के जगतपुरी इलाके में 17 साल की किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ही जीजा पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वारदात के बाद से आरोपी जीजा फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पूर्व दिल्ली में शराब की दुकानें तो खुली पर लोगों को उनके मनपसंद की शराब नहीं मिल रही है। जो ब्रांड लोगों को चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, दूसरा ब्रांड उनको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग नाखुश हैं। सीसीएन के रिपोर्टर ने दुकान के मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि पीछे से ही स्टॉक की कमी चल रही है। माल पीछे से ही हमारे पास नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। लोग कह रहे माल ही नहीं है, नहीं यहाँ माल दे नहीं रहे। लोग कह रहे हमारे पास नहीं है, जो है ब्रांड वही मिलेगा। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो है, वो नहीं मिल रहा और दूसरा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? पहले वो नहीं है, खत्म हो रहा, दूसरा दे दो। नहीं, पढ़ाई वही है, ए पे थी, फिर ये है जो 140 था वो 100, इन्होंने 2 दिन पहले 160 रुपये दिए हैं। पूर्व दिल्ली के शादरा पुलिस की साइबर टीम के हाथ एक अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने नोएडा में चल रहे एक जॉब दिलाने के नाम से फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये लोगों को जॉब दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पीसी बरामद कर लिया है। इनके 5 बैंक अकाउंट को पुलिस ने सील कर दिया है। आरोपी क्यूकर से पर्सनल डेटा कलेक्ट करते थे और नर्सेज और डॉक्टर्स को टारगेट किया करते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। पकड़े गए आरोपी के नाम परमेंद्र कुमार और शिव कुमार हैं। शिव इटावा का रहने वाला है और परमेंद्र गाजियाबाद का। लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से जनता परेशान है। सब्जियों के दाम हर दिन आसमान छूते जा रहे हैं। टमाटर जो हर घर में इस्तेमाल होता है वो 60 रुपए किलो बिक रहा है। लौकी 50 रुपए है, तोरी 60 रुपए है, मटर 160, गोभी 120, पालक 60, आलू 40 से 50 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए, धनिया 300 रुपए और नींबू 100 रुपए किलो बिक रहा है। महिलाओं का कहना है कि सब्जियों को खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या खरीदा जाए और क्या ना खरीदा जाए। सब्जियों के लगातार बढ़ रहे दाम से जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है। काफ़ी फर्क आ जाता है, लेकिन अगर हम, क्योंकि हमें थोड़ी लेनी पड़ती है तो यहीं से लेनी पड़ती है। मंडी अगर लेने जाएंगे तो वहाँ फिर ज़्यादा भी लेनी पड़ती है और फिर जाने आने में समय भी काफ़ी लग जाता है। तो वही सोच के हम थोड़ी लेनी पड़ती है। 2-3 जने घर के हैं, 4 जने। टमाटर भी महंगे ही हो गए हैं। जो 20-30 रुपए किलो होते थे आज 50 रुपये 60 रुपये की रेंज में। बजट में 30% 40% का फ़र्क तो पड़ ही जाता है। ऑलमोस्ट सबकी रेट ज़्यादा ही है। परवल नॉर्मल 80 रुपीज़ केजी चल रहा है। सब कुछ महंगा ही है। इस समय में जो बिना सीजन की है वो महंगी है, जैसे गोभी है, मटर है। गोभी और मटर क्या रेट चल रहा है? गोभी 120 रुपये चल रही है, मटर 160 चल रही है।
आ रहे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बिना जो ऑफ सीजन की है वो थोड़ा कम खरीदते हैं लोग, जो सीजन की है वो वाला ज़्यादा खरीदते हैं। 50-60 रुपये किलो है। तो ज़्यादा नहीं लगता है? इस समय ऐसे ही है, इससे कम हो तो फिर किसान की लागत नहीं मिलेगी। यह तो खैर महंगी है आजकल, तो लेना खैर वही है कि परेशानी वाली तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये सब्जियां मनपसंद मिल ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है। मनपसंद की जो सर्दियों में सब्जियां चलती हैं, आज के बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं वो सब्जियां तो। हाँ, गोभी मटर बच्चों की पसंद है, बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं। और तोरई है, टिंडे है, परमल, ये तो बच्चे खाना ही। यमुना पार्क के गांधीनगर इलाके के एक कारोबारी ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में 29,40,000 रुपए गंवा दिए। कोविड के दौरान कारोबारी का धंधा चौपट हुआ था। उसने 40 लाख में एक मकान को बेच दिया था। उसी की मदद से वह घर का खर्चा चला रहा था, लेकिन ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंसकर उसने लाखों रुपए गंवा दिए। उसने शुरुआत में 2 लाख रुपए गेम में लगाए थे, लेकिन आरोपियों ने उसे और गेम खेलने के लिए लोन देने का झांसा देकर उकसाया और खाते में सेंध लगा दी। पीड़ित ललित के पास एक कॉल आया और कॉलर ने दोबारा गेम खेलकर हारी हुई रकम जीतने का लालच दिया। कारोबारी भी कॉलर के झांसे में आ गया और रुपए लगा दिए, लेकिन वह हार गया। जब कारोबारी जालसाजों का शिकार हो गया तो उसने परेशान होकर शादरा जिला साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। ऑनलाइन गेम का लिंक आया भाई, वो उस पर एंट्री करी, अपना स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन में उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मोबाइल नंबर लिया और उसमें भाई 2 लाख रुपए मेरे चले गए। 2 लाख रुपए जाने के बाद भाई सिर पकड़ के बैठ गया था कि यार 2 लाख चले गए, मगर इतनी भी टेंशन नहीं थी, पैसा पड़ा था भाई। 2 लाख रुपए निकालने के चक्कर में भाई ओवरऑल और 7 लाख रुपए चले गए। मैंने एग्री करा कि चलो मेरा लॉस हो गया, कोई बात नहीं। 7 लाख रुपए जाने के बाद भाई फिर उसके बाद उन गेम वालों ने क्या करा, मेरे को फोर्स करा, मैसेज करते रहे व्हाट्सएप पे। मेरे पास सब एविडेंस हैं कि भैया आप गेम खेलिए। 9 लाख जा चुके थे, वो 9 लाख निकालने के चक्कर में 9 लाख और चले गए। 18 लाख रुपए का नुकसान। हाँ, 18 लाख रुपए का नुकसान हो। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मंकी पॉक्स का भी डर लोगों के मन में है। कोरोना और मंकी पॉक्स का जो मिश्रण है कितना खतरनाक हो सकता है, इसको लेकर हमने पूर्व दिल्ली के सीनियर डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों अलग अलग वायरस हैं। एक डीएनए वायरस है जो मंकी पॉक्स है और कोविड आरएनए वायरस था। अभी ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला कि दोनों बीमारियां किसी एक में हो, जिससे एक व्यक्ति को कोरोना और मंकी पॉक्स दोनों हुआ है। हालांकि दोनों अलग अलग है, लेकिन खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए हम सब लोगों को सावधानी रखना बेहद जरूरी है। बचाव का तरीका वही है, आइसोलेशन करना होगा। इसमें आपको जिस दिन सिम्टम नज़र आते हैं उसके 2 दिन पहले से इन्फेक्टिविटी शुरू हो जाती है। यानी अगर आज मेरे में कोई सिम्टम पाया गया तो इससे पहले 2 दिन कितने लोग मेरे संपर्क में आए, क्या हुआ, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस दिन मेरे पास आज सिम्टम है उसके मिनिमम 3 वीक्स तक मैं इन्फेक्टिव फेज़ के अंदर रहूँगा, ताकि दूसरे लोगों से मिलना जितना कम से कम किया जाए ज़्यादा अच्छा है। इसके सिम्टम में बॉडी एक है, बुखार है, रैशेस है, और जो आपने देखे मंकी पॉक्स की फ़ोटोज़ है वो है। जो ये इरप्शंस निकलते हैं, जब तक ये क्रस्ट बन के गिरते नहीं हैं तब तक इसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन जो क्रस्ट इसका गिरता है उसके अंदर भी वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा में पाई जाती है। लेकिन इसमें और कोरोना वायरस में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये डीएनए बेस्ड वायरस है, आरएनए बेस्ड वायरस नहीं है। तो मंकी पॉक्स का कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोविड के साथ रिश्ता नहीं है। वो अलग एक ओरिजिन है, वो डीएनए वायरस है, और कोविड जो है वो आरएनए वायरस है। और हाँ, डेफिनेटली जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उनका फैलना जब ज़्यादा मरीज के संपर्क में लोग आते हैं तो होता है। अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसा कि खांसी से, सांस से बीमारी फैलती है मंकी पॉक्स की, ऐसा नहीं है। एमसीडी ने अपने स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसमें एक जोन से दूसरे जोन या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर वाले टीचर्स और प्रिंसिपल का साल में एक बार ही ट्रांसफर हो पाएगा। इस पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने एमसीडी के शिक्षकों से बात की तो उनका कहना है कि हम डिपार्टमेंट की पॉलिसी से खुश हैं। ये शिक्षकों के लिए अच्छी साबित होगी। जो शिक्षक परेशानी झेल रहे हैं, अभी नई पॉलिसी में जो शर्तें लगाई गई हैं वो भी कारगर साबित होंगी। जिनको ज़रूरतें हैं वो आराम से ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग नकली मेडिकल की रिपोर्ट जमा करके ट्रांसफ़र लेने के लिए कहें, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंतर्गत ट्रांसफ़र पॉलिसी निश्चित थी, और मेरे ख्याल से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी
1993 से या 94 से बनी हुई थी कि वर्ष में एक बार शिक्षक जो है अपने आवेदन देते थे ऑनलाइन या हार्ड कॉपी के रूप में, और जब वो आवेदन देते थे तो उस पर कंसीडर करते हुए वो मई जून के अंदर उनको शिफ्ट कर देते थे, जुलाई में वो अपने अपने नए स्कूलों में पहुंच जाते थे। ठीक उसी तर्ज पर निगम ने भी एक ये ऐसी पॉलिसी बनाई है कि वर्ष में एक बार सभी शिक्षक जिन्हें भी आवश्यकता है ट्रांसफ़र लेना है किसी कारण से भी, चाहे बीमारी के कारण लेना है, चाहे दूरी के कारण लेना है, चाहे परिवार की और समस्याएं हैं, किन्हीं भी कारणों से जब वो ट्रांसफ़र मांगता है तो उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी जो प्रार्थना है, उस पर कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। और जब उसे हम अपने सामने देखते हैं तो वो 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 40 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो वो अगर अपने ही जोन में पढ़ाएगा तो उसका समय बचेगा, वो उस समय का उपयोग करते हुए थकेगा कम और उस समय का और उस शरीर की क्षमताओं का प्रयोग अपने बच्चों को पढ़ाने में करेगा। तो इसके कारण से कम उस बच्चे का, उस टीचर का समय बचेगा। तो हर एमसीडी का काम करने का अपना तरीका था। कुछ एमसीडी में ट्रांसफ़र जो होते थे वो जोनल लेवल पर होते थे, जोनल डीसी की परमिशन से होते थे। कुछ जोन में वो ट्रांसफ़र्स खाली डीडी की परमिशन से हो जाते थे, और कुछ जोन में ट्रांसफ़र जो लिस्ट है वो जाती थी हेडक्वार्टर अप्रूव होने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हम दिल्ली अध्यापक परिषद एक बार डायरेक्टर एजुकेशन से मिले और हमने कहा कि हमें 12 के 12 जोन में यूनिफॉर्मिटी से काम चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और जिसके अंदर 12 के 12 जोन में एक साथ ट्रांसफ़र होंगे, 12 के 12 जोन में एक साथ ट्रांसफ़र होंगे और सारे ट्रांसफ़र हेडक्वार्टर लेवल पर होंगे। इसके लिए उन्होंने जोनल लेवल की जो पावर्स थी ट्रांसफ़र्स की वो ख़त्म कर दी है और सारी लिस्ट जो उन्होंने हेडक्वार्टर मंगवा लिया। अब उन्होंने इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र ले आए हैं, जिसके अंदर हर एप्लीकेंट को अब सितंबर में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी हैं, जैसे कि आपके घर से मिनिमम आपका जो स्कूल है 3 किलोमीटर दूर रहेगा। प्रिंसिपल्स के लिए रख दिया है कि प्रिंसिपल एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा नहीं। प्रीत विहार के झनकार बैंकेट हॉल में कृष्णानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। मीटिंग में कांग्रेस नेताओं ने आगे की रणनीतियों पर चर्चा की और साथ ही मोदी सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर जमकर घेरा। साथ ही नेताओं ने बताया कि कैसे आगे पार्टी को बढ़ाना है, हमको कौन कौन से अहम पहलुओं पर चर्चा करनी है जिससे हमारी पार्टी और भी मजबूत हो। हम सब बताना चाहते थे कि 5 तारीख को हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो महंगाई के ऊपर हमारा मुद्दा था, हम महंगाई के मुद्दे पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उस बातों को समझते हुए उसके लिए बीच में कोई लोग अड़चन डाल देते हैं। जो महंगाई का मुद्दा लोग बीच में हम उठाना चाहते हैं, उसको उठाना नहीं देना चाहते। पूरे कांग्रेस का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से जागरूक है इस निकम्मी सरकार को घेरने के लिए और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और आने वाले समय में वार्ड स्तर तक जो भी हो सकेगा हम करेंगे। पुरजोर विरोध है इस चीज़ का। जनता त्राहियम कर रही है, परंतु ये लोग अपनी चैन की बंसी बजा रहे हैं। ओवरलोडिंग की वजह से पुलिस वाले अभी भी कैब के चालान काट रहे हैं, जिससे कैब ड्राइवर्स काफी परेशान हैं। आपको बता दें 1 अगस्त को दिल्ली में कैब ड्राइवर्स ने गाड़ियों को कॉमर्शियल लाइसेंस देने के लिए हड़ताल की थी। स्कूली बच्चों को ढोने वाली प्राइवेट कैब्स के खिलाफ परिवहन विभाग ने अपनी कार्रवाई अभी पूरी तरह से बंद नहीं की है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कैब में ज्यादा बच्चों को बैठाकर लाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैब ड्राइवर्स इस पर अपनी सफाई देते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि हम कैब में ज्यादा बच्चों को नहीं बैठा रहे हैं। उस टाइम तो सोल्यूशन ये निकल गया कि अब आपको कैब के लिए कोई भी 5 नंबर वाला रोकेगा नहीं, मगर उसके बावजूद भी कल भी चालान हुए हैं। हमारी गाड़ी का एक 4291 गाड़ी है, अर्बाचीन स्कूल से चली थी, और उसको स्कूटी लगा के गाड़ी रोक के उसका चालान काटा 15,500 रुपये का। वजह की ओवरलोडिंग कर रखी है आपने, बच्चे ज़्यादा भर रखे हैं, ये कह के उन्होंने चालान काट दिया और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इतनी रखते हैं, ओवरलोडिंग तो हम कर ही नहीं सकते ना। वो दिखा देते हैं कि ये हमारी गाड़ी में बच्चे ज़्यादा हैं, जबकि होते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखो मजिस्ट्रेट साहब तो देख नहीं रहे कि गाड़ी में बच्चे कितने हैं कितने नहीं। उन्होंने सिर्फ चालान धारा लगा के दे देनी है, मजिस्ट्रेट साहब ने उतना ही चालान काट के देना है। मैम बहुत दिक्कत है, लग रहा है कि काम ही बदलना पड़ेगा। इस तरीके से जो है ना हम काम नहीं कर पाएंगे, लग रहा है कि कुछ और ही काम करना पड़ जाएगा। वजह क्या मैम, ये प्राइवेट गाड़ियों के चालान कट रहे हैं ज़्यादा, और ये ओवरलोडिंग का ये अपने पास से इशू डाल देते हैं कि ये गाड़ियाँ हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन से पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। परेशान किस लिए किया जा रहा है? परेशान वही है कि आपने प्राइवेट गाड़ी नहीं है, कमर्शियल गाड़ी नहीं है। हमारे पास प्राइवेट गाड़ी है ना, कमर्शियल नहीं है। ओवरलोडिंग तो मैडम इस गाड़ी के अंदर देख लो, सेटिंग के हिसाब से आप ही देखो 10 बच्चे भी नहीं बैठते आराम में। जो वो सेटिंग भी ऐसी ओरिजिनल कंपनी की सेटिंग है।
राहत तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ अभी कई बार खड़े होते हैं रोडों पे, लेकिन यह है कि एक रूल निकल जाए कि इस गाड़ी के अंदर इतने बच्चे बैठ सकते हैं। कुछ नहीं है, 5 सीटर तो 5 ही बैठेंगे, 7 में 7 बैठेंगे। चक्कर गलत उनके हिसाब से ये है ना, प्राइवेट गाड़ी में आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, इसलिए। रक्षाबंधन के त्योहार की धूम देखी जा रही है, लेकिन इस त्योहार को किस दिन मनाना है, इसको लेकर लोगों के मन में तमाम असमंजस है। CCN की रिपोर्टर ने पंडितों से बात की, जिसमें लोगों के भ्रम को दूर किया जा सके। यशपाल जी ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार 12 अगस्त का है, 11 अगस्त का नहीं है। भद्रा की वजह से त्योहार 12 को मनाया जाएगा। कहा गया है भद्रायाम द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावणी और फाल्गुनी। तो श्रावणी का मतलब क्या होता है, जो ब्राह्मण, जो विद्वान लोग गायत्री का जाप करते हैं, त्रिकाल तीनों काल संध्या करते हैं, जो प्रतिदिन अपने पाठ करते हैं, तो ब्राह्मण श्रावणी किया करते हैं रक्षाबंधन वाले दिन, यानी कि श्रावण की जो पूर्णिमा है उस दिन मुंडन कराते हैं, पंचगव्य का पान करते हैं, पंचगव्य से स्नान करते हैं, तो उसको श्रावणी कहा गया है। राखी को श्रावणी नहीं कहा गया। राखी तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, तो उसमें भद्रा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे केवल श्रावणी कर्म करने के लिए निषेध माना गया है। और दूसरा, उदय तिथि का मान होता है। सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन के लिए माना जाता है, जो पूर्णिमा 11 तारीख में नहीं है। 11 तारीख में 10 बजे के बाद में पूर्णिमा आरंभ होगी, लेकिन 12 तारीख को सूर्य उदय के समय में पूर्णिमा है, जो पूरे दिन मानी जाएगी और उदया तिथि का ही पूरा मान हुआ करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, 12 तारीख को ही रक्षाबंधन श्रावणी कर्म करना चाहिए। और आज अब की बार रक्षाबंधन 11 तारीख को ना होके 12 तारीख की हो, क्योंकि हमारा जो हिंदू कल्चर का त्यौहार है उदया तिथि का मान रखते हैं। उदया तिथि 12 तारीख को में हो रही है, तो इसीलिए रक्षाबंधन हम 12 तारीख को मनाएंगे। ऐसा नहीं है, रक्षाबंधन 12 की ही मनाई जाएगी, 11 की नहीं मना सकते, क्योंकि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 7:05 से प्रातः प्रारंभ हो जाएगी, तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाई जाती है। दूसरा, 12 तारीख की माँ गायत्री की जयंती भी है, तो जो भी ब्राह्मण हैं सभी गायत्री का जाप भी करें और रक्षाबंधन इसी दिन मनाएं 12 तारीख को। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट मोड पर है। जी हां, दिल्ली पुलिस जगह जगह पुलिस की पैनी निगाहें अपराधियों पर बनी हुई हैं। किसी भी आपराधिक या आतंकी गतिविधियों के वक्त पुलिस कितनी मुस्तैद है, इस बात का जायजा लेने के लिए पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार पर बस अड्डे पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आनंद विहार बस अड्डे के अंदर कुछ आतंकवादी प्रवेश कर जाते हैं और बस अड्डे को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इस मौके पर दिल्ली पुलिस किस तरीके से आतंकवादियों से निपटने और सभी टीमें कितनी जल्दी मौका वारदात पर पहुंचती हैं, इस बात का जायजा लिया गया। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस के जवान, सिविल डिफेंस, NDRF, फायर विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस और अन्य प्रकार की सभी टीमें मुस्तैदी से पहुंचती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ आतंकवादी आनंद विहार बस अड्डे में प्रवेश करते हैं, ऐसा मॉक ड्रिल में दिखाया जाता है और वह देखते ही देखते बस अड्डे को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ एक आतंकवादी को पकड़ने और दूसरे को ढेर करने में कामयाब हो जाती है और फिर उसको पूरी सावधानी के साथ लाया जाता है। इस बारे में पूर्व दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की DCP ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजधानी में 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली हाई अलर्ट पर है और उसकी ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। आनंद विहार बस अड्डे में एक मॉडल के माध्यम से चेक किया गया कि दिल्ली पुलिस के साथ सभी टीम कितनी अलर्ट हैं और घटना वाली जगह पर कितनी जल्दी पहुंच सकती हैं और पुलिस कितनी जल्दी स्थिति को कंट्रोल कर सकती है। अगर इस प्रकार की कोई आतंकी गतिविधियां या आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो हम लोग तैयार हैं। इस प्रकार की मॉक ड्रिल आनंद विहार में की गई। एक हमने आज एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें हमने एक टेररिस्ट और हॉस्टेज सिचुएशन दोनों को इसमें दर्शाया और अपनी रिस्पांस टाइम को टेस्ट किया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सारी टीम्स हमारी तैनात हैं। बहुत कम समय में हम इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर पाए और इस क्राइसिस सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि बाकी की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारी फायर सर्विसेज हैं या फिर हमारी जो सेंट्रली SWAT टीम्स आती हैं, BDS टीम आती है इसके लिए, वो सब ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। और फाइनली हमने जो 2 टेररिस्ट्स हैं उनमें से एक को इसमें न्यूट्रलाइज़ किया है और एक को लाइव पकड़ा है। फर्दर इससे हम इंटेरोगेशन से
जो पाएंगे दैट वी विल टेल यू, बट हाउएवर दी मॉक ड्रिल अच्छे से हुई है एंड सभी ऑफिसर्स का एक अच्छा रिस्पांस रहा है और हम आगे भी ऐसी मॉक ड्रिल्स करते रहेंगे एंड ये एक जनरल अलर्टनेस के लिए भी है। इससे ये भी हमें पता चलता है कि हाउ वेल वी आर रिस्पॉन्डिंग एज वेल एज आई थिंक एक अवेयरनेस भी पब्लिक में आती है कि यस हम लोग मुस्तैदी से चेकिंग कर रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।